तो बच्चा पार्टी अपन ने कंप्लीट किया था ग्रीन केमिस्ट्री लास्ट टाइम। तो ग्रीन केमिस्ट्री के बहुत मैंने बताया था वो बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, मेन हमारे यूजेस थे और प्रिंसिपल्स, मेन था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। 12 प्रिंसिपल्स थे जिनको हमने मार्क कर लिया था। जैसा मैंने बताया कि भाई इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा ये नहीं है, बेसिक फॉर्मेलिटी के लिए इसको कंप्लीट कर लेना है, कोई ज़्यादा इसमें टाइम पास नहीं करना। सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड हाफ है चैप्टर का, वो है नैनो केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, अभी आप लोग जा रहे हैं नैनो केमिस्ट्री में। नैनो केमिस्ट्री में एक छोटा सा पार्ट कंफ्यूजिंग ये है कि नैनो पार्टिकल, नैनो केमिस्ट्री, नैनो साइंस, ये 3 अलग अलग टर्म्स दिए हैं और तीनों के अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए, एंड ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए जो डेफिनेशन का क्वेश्चन आएगा या छोटा क्वेश्चन 1 मार्क का जो आता है वेरी शॉर्ट आंसर, उसमें ये आपको डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नैनो केमिस्ट्री की बात करते हैं। अच्छा, नैनो केमिस्ट्री का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें, लिटरल, तो वो तो वर्ड आया नैनो। तो आपको सब बच्चों को ये तो पता ही है कि स्केल क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर जो है वो 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है ना, ये तो पता ही है। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि जो पार्टिकल माइक्रोस्कोप पे भी ना दिखे, मतलब माइक्रोस्कोप सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला गया ना ये, तो अगर आप नैनो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, राइट। तो ये जो है ना, ये जो फंडा है नैनो साइंस का, ये क्या करता है, ये क्या स्टडी कर रहा है बेसिकली, इट इज द स्टडी ऑफ द फिनोमिना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स एट एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमोलिकुलर स्केल्स वेयर द प्रॉपर्टीज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज एट अ लार्जर स्केल। तो आपको कोई पूछेगा कि भाई नैनो साइंस एग्जैक्टली क्या है, तो वो क्या है, मॉलिक्यूलर और माइक्रोस्कोपिक एंड एटॉमिक लेवल पे, या मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे जब आप स्टडी कर रहे हो प्रॉपर्टीज को, वो आपका नैनो स्केल हुआ। ठीक है, अब नैनो टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन ध्यान से देखना। सो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नाउ दिस इज अ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड। डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी, ये मार्क करके रखो। इट इज अ डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। मेक श्योर यू राइट द 4 वर्ड्स इन सीक्वेंस: डिजाइन, characterization, production and application of structures, devices and systems by controlling shape and size at nanometer scale. ठीक है, इस डेफिनेशन को प्लीज मार्क करके रखेंगे सभी बच्चों। दिस इज डायरेक्टली आस्क्ड इन योर थियोरी पेपर। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अपन ये जो नैनो पार्टिकल बनाएंगे, अपन उसको देख भी नहीं सकते माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप के अंदर अपन उसको टेक्निकली स्पीकिंग नहीं देख सकते, बरोबर है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पार्टिकल बन गया, हमको तो दिख ही नहीं रहा। सही बात है। तो यहां पर फंडा ये है, ठीक है, ये इसका आपके चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, बट जस्ट इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूं कि एक क्यूरियोसिटी एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में होगी यार, कि जब ये चीज दिख नहीं रही या कोई इसके बारे में स्टडी कैसे कर रहा है भाई बंदा। तो यहाँ पे फंडा ये है बॉस कि नैनो पार्टिकल डिज़ाइन करने का जो चेम्बर होता है, जहाँ पे ये नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं, राइट, यू मे नॉट बी एबल टू सी द पार्टिकल्स, बट देर आर डिवाइसेस दैट कैन मेजर द शेप, साइज, द डेंसिटी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी, द कलर, द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। सी देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज फॉर अ गिवन मटीरियल, करेक्ट ना। उस मटेरियल की केमिकल, ऑप्टिकल, बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो क्या होता है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ही इज वर्किंग विद जॉनसन एंड जॉनसन एंड ही इज वर्किंग ऑन नैनो पार्टिकल। उसका PhD का सब्जेक्ट है नैनो पार्टिकल रिसर्च। ठीक है, तो आई हैड आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन वंस कि बस कैसे बनाते हो तुम लोग। तो लाइक वो बेसिकली एक पूरा चेम्बर होता है जहाँ पे पार्टिकल्स ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं लेबोरेटरी में। तो पार्टिकल हमको दिखने वाले तो है नहीं, बट हम क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट 300 क्राइटेरिया का एक स्केल होता है हमारे पास, एक चार्ट होता है कि अच्छा भाई इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, ऐसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ऐसे उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, इतनी उसकी डेंसिटी होनी चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स जब टिक मार्क हो जाएंगे ना, तो मतलब कि पार्टिकल रेडी हो गया, राइट, विच मीन्स दैट इवन दो यू आर नॉट एबल टू फिजिकली सी इट इन मोस्ट केसेस, still you can see the last line. Now that last line will make sense. Still you can control the shape and size and properties at a nanometer scale. That is how the design function works. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes? है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों के लिए, ये फ्यूचर है। क्यों?
अवेंजर्स आयरन मैन सूट की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर में ये है फंडा कि एक एग्जांपल ले लो, सपोज आप जाते हो फार्मास्यूटिकल रिसर्च में, या आप बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च, खास करके बायो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, या इवन आप इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई टेक्निकल चीज़ों के रिसर्च में जाते हो, ठीक है, एंड यू आर डिजाइनिंग दीज थिंग्स फॉर use at a nano scale or at a sub microscopic scale, right? And these have lots of applications. Just giving you one example, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक दवाई खाया, इफेक्ट से ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। देखा है ना आप सब ने, राइट? कि ये टैबलेट खाई, टैबलेट से बुखार तो कम हो गया लेकिन दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो गया। क्यों? बिकॉज the particles that we put in the medicines are large and they are going to kill the normal cells also. What if we can make the particles very small and they can target one single cell at a time or one small piece of tissue at a time? तो जितने हम छोटे पार्टिकल बनाएंगे उतना वो छोटे छोटे स्पेसिफिक टारगेट्स तक पहुंचेगा, है ना बच्चों? एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो जब आपकी एज ग्रुप के लोग जो अभी 11th 12th वगैरह में हैं, और आप लोग जब बैचलर्स मास्टर्स आपका डॉक्टरेट वगैरह करके जब आगे रिसर्च वगैरह में जाओगे, तब उस टाइम पे नैनो पार्टिकल्स विल बी मेन स्ट्रीम। तो ये आगे जाके मॉलिक्यूलर टारगेट्स वगैरह पे हम लोग काम करेंगे। चलो ठीक है, तो इंटरेस्टिंग तो है डेफिनेटली। फिलहाल के लिए आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस बाय कंट्रोलिंग शेप एंड साइज एट नैनोमीटर स्केल। ये एक बहुत ही स्टूपिड सी लाइन है जो एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेते हैं। The Greek word nano means dwarf, but in actual case, nano is even smaller than dwarf. ठीक है, the Greek nano word means dwarf. ठीक है, टाटा नैनो वो गाड़ी भी आती है, आपको पता ही है। तो ये MCQs में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है, बट पूछा है। इन ग्रीक लैंग्वेज नैनो मीन्स dwarf, ठीक है ना। नैनोमीटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो आप बोलोगे ठीक है, ये तो आपको आता है। 1 नैनोमीटर is 10⁻⁹ meter, which is 1 billionth of a meter. Correct बच्चों? 1 billionth of a meter. What is 1 billion? It is 1000 million is 1 billion. 1 million is 10⁶. 1000 million है ना, is 10⁹, है ना। 1 billionth of a meter is 10⁻⁹. क्लियर है ये? Grain of sand is micro-sized, okay? Grain of sand is micro-sized. तो एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने आपको रिलेशन के लिए कि एक रेती का जो टुकड़ा है, सैंड का एक टुकड़ा, वो माइक्रो का साइज का है, और हम बात करें उससे भी 1000 टाइम्स स्मॉलर चीज़ों की, है ना। और इसकी क्या होता है? ऑप्टिकल स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि आप ये सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हो, इनको स्टडी कर सकते हो, इवन दो यू कांट सी द पार्टिकल। अच्छा, व्हाट इज अ नैनो मटीरियल? अब नेक्स्ट है, तो नैनो साइंस हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी हुई बच्चों। अब आते हैं हम लोग नैनो मटेरियल के ऊपर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगेन अगर आप देखो कि हाउ टू डिफाइन नैनो मटेरियल, तो नैनो मटेरियल इज अ मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विद एटलीस्ट 1 डायमेंशन। 3D जो अगर हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं XYZ एक्सिस, 3 में से एटलीस्ट एक एक्सिस या एक डायमेंशन तो उसका नैनो स्केल में होना चाहिए। यानी कि हो सकता है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बड़ी हो, बट थिकनेस नैनोमीटर्स में हो, तो भी उसको नैनो पार्टिकल ही कहेंगे। जरूरी नहीं कि वो पूरा 3 डायमेंशनली नैनो होना चाहिए, किसी एक में भी रहेगा तो भी चलेगा। ग्राफीन अच्छा एग्जाम्पल है, पतली शीट है, सिंगल लेयर है, हमने किया हुआ है ना, इस तरह से। तो नैनो मटेरियल इज अ मटेरियल हैविंग एटलीस्ट 1 डायमेंशन इन द नैनोमीटर स्केल, दैट इज द रेंज ऑल्सो इज गिवन टू यू, एटलीस्ट 1 to 100 नैनोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक होना चाहिए। तो ये नैनो मटेरियल का डेफिनेशन है बच्चों, ये याद रख लो, मार्क कर लो फटाफट। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो स्केल सिस्टम। नैनो स्केल सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल नैनो स्केल सिस्टम। अब जरा देखना, ठीक है। 0 dimensional nanostructures. Now I'm not going in depth into this कि why they are called 0 dimensional and why, इतना मैं ज़्यादा नहीं जा रहा इसमें, ठीक है। आप सिर्फ इसके डेफिनेशन और इसके सिंपल एक वर्ड में मीनिंग्स मार्क करके रखो। ये आपके बोर्ड्स में
जो 1 मार्क आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं ना VSAQ 1 मार्क के, उसमें डेफिनेटली पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, ये लिख के रखो यहाँ पे। जीरो डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो जीरो डायमेंशनल स्ट्रक्चर तब बोलेंगे जिसमें ऑल 3 नैनो स्केल में हो। अगर तीनों के तीनों नैनो स्केल में चले गए, मतलब कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट XYZ एक्सिस तीनों 3D सब कुछ नैनो स्केल में चला गया, तो अब उसको, ऐसे पार्टिकल को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जीरो डायमेंशनल पार्टिकल। क्या बोलोगे बच्चों, क्या बोलेंगे आप उसको, जीरो डायमेंशनल पार्टिकल। नो आई नो फॉर लॉट ऑफ पीपल दिस विल साउंड वेरी स्टूपिड कि सर अगर उसके तीनों डायमेंशन नैनो स्केल में तो उसको 3 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल बोलो ना, राइट। बट द आइडिया इज तीनों डायमेंशन इतने छोटे हैं कि वो ना के बराबर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, जीरो डायमेंशनल। ठीक है, 1 डायमेंशनल क्या होगा कि कोई एक, उसका कोई एक डायमेंशन ये हुआ, क्या बोलते हैं, नैनो पार्टिकल्स में रहेगा, विच इज बेसिकली नैनो वायर एंड नैनो रॉड। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा थोड़ा सा समझना, ये कंफ्यूजिंग कर दिया इन्होंने। कैसा करते हैं इसको, फंडे को समझो। देयर आर हाउ मेनी डायमेंशंस दैट एग्जिस्ट, 3D 3 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं ना नॉर्मली, 3D स्ट्रक्चर होता है। अगर तीनों के तीनों ऑल 3 डायमेंशंस आर नैनो तो उसको आप बोलोगे जीरो। अगर 2 डायमेंशन आर नैनो तो बचा कितना, 1, उसको आप बोलोगे 1 डायमेंशनल नैनो। अगर 1 डायमेंशन में नैनो स्केल है तो बचा कितना, 2, तो उसको आप बोलोगे 2 डायमेंशनल नैनो। समझ में आ रही बात। तो 1 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल के एक्चुअली कितने डायमेंशंस नैनो स्केल में, 2। समझना जरा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ट्रिकी है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं। 3 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, अगर तीनों नैनो स्केल के हैं तो बचे क्या, 0, तो वो जीरो डायमेंशनल पार्टिकल हुआ। क्लियर है बात। अगर 2 डायमेंशंस यानी लेंथ और ब्रेड्थ समझो आपके नैनो स्केल के हैं, यानी नैनो लेवल के हैं, उतने ही साइज के हैं, तो बचा हुआ 1, इसलिए उसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल। अब उसका देखने लायक, स्टडी करने लायक 1 डायमेंशन बचा, बाकी 2 तो है ही नहीं, इसीलिए उसको 1 डायमेंशनल बोल रहे हैं। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशनल हो गया। और 2D कब बोलेंगे, जिसका ओनली 1 डायमेंशन इज इन द नैनो स्केल। तो ये जो टेबल मैंने यहाँ पे साइड में बनाया छोटू सा, इसको आप बना के रखो तो आपको समझ में इजीली आएगा। इस तरह से ये नंबर ऑफ डायमेंशंस है और ये नाम है उसका। ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशंस और नेम। क्लियर हो गई बात। एग्जाम्पल्स के ऊपर कई बार MCQ में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अभी इस साल तो ये नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, बट पहले भी था, तब इसके ऊपर क्वेश्चंस आते थे जो MCQ टाइप के। सो ऑल 3 डायमेंशंस रहेंगे। ऐसा एग्जाम्पल क्या है, नैनो पार्टिकल है, क्वांटम डॉट है, नैनो शेल्स, नैनो रिंग्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स। नाउ सैडली आपको ये एक्चुअली बैठ के रटने पड़ेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एग्जाम्पल्स आपको रट्टा मारने पड़ेंगे कि कौन सा 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल में आता है, यानी कि मतलब तीनों डायमेंशंस उसके ये। अच्छा, अगर उसके ऑल 3 डायमेंशंस नैनो स्केल में हैं, ध्यान से सुनना, ऑल 3 डायमेंशंस नैनो स्केल में हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा बच्चों, जीरो डायमेंशनल पार्टिकल में आएगा, जीरो डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, 2 डायमेंशंस अगर उसके नैनो स्केल में हैं, 2 डायमेंशंस नैनो स्केल में, तो वो 1 डायमेंशन में आएगा। और अगर 1 डायमेंशन नैनो स्केल में है तो वो 2D में आएगा। अगेन प्लीज पे अटेंशन बिकॉज दिस इज स्लाइटली ट्रिकी। ओके, 1D वाले को हम लोग कौन सा मानेंगे एग्जाम्पल, नैनो ट्यूब, नैनो फाइबर, नैनो वायर। तो लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो आ गए 1D में। ठीक है, उनके 2 डायमेंशंस नैनो स्केल में होते हैं, उनकी सिर्फ लेंथ ही एग्जिस्ट करती है ना, ब्रेड्थ और विड्थ दोनों कम है, बेसिकली ऐसा है। ओके, और थिन फिल्म्स, लेंथ ब्रेड्थ दोनों दिख रही है, सिर्फ पतले हैं ना वो फिल्म।
तो अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो एग्जांपल्स तो आपको बहुत इजीली याद रहेंगे, है ना बच्चों। और मेन जो है ना अजीब अजीब नाम यहाँ पे ही है पहले वाले में, कौन से, क्वांटम डॉट्स, नैनो शेल्स, है ना, माइक्रो कैप्सूल्स, ये अजीब अजीब नाम जो है पहले वाले में आपको रटने पड़ेंगे, बैठ के लर्न करने पड़ेंगे, राइट। ऑल अदर्स आर वेरी ऑब्वियस वंस, जो फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो 1D वाले में आ गए, और फिल्म लाइक या पतले लेयर लाइक जो है वो 2D में आ गए, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाता है नैनो केमिस्ट्री का। हमने नैनो साइंस देखा, नैनो टेक्नोलॉजी देखी, नैनो मटेरियल देखा, बट अब स्पेसिफिकली क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ नैनो साइंस एंड केमिस्ट्री, दैट इज नैनो केमिस्ट्री। क्या ये बात समझ में आई? सो हाउ विल यू डिफाइन नैनो केमिस्ट्री? कहाँ गया ये लोग ने डेफिनेशन, अलग से नहीं लिखा, इसी में लिखा हुआ है, देखें। या इट डील्स विद designing and synthesis of materials of nanoscale with different size, shape, structure, composition and their organization into functional architectures. Also you have to mention that it is a combination of the word chemistry and nano science. This entire thing becomes the definition of nano chemistry. Obviously if I was setting the board exam theory paper, one of the most common questions that I would ask, ठीक है ना। और एक तो मैंने आपको ऑप्शन अभी मतलब एक एग्जांपल तो बता ही दिया कि मेडिसिन में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। सनस्क्रीन, आजकल फेस वॉश की ऐड में वो बोलता भी है, इनफैक्ट अगर आपने ध्यान से कभी देखा होगा कि इसमें है समथिंग कार्ब एक्टिवेटेड चारकोल के नैनो पार्टिकल्स, है ना, जो फेस के अंदर जाके आपके पोर्स को खोल देता है एंड ऑल दैट, राइट। So they are actually working on this in the medicine industry. What are the features of nanoparticles? चलो, तो हमारे 4 definitions हमने देख लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, nanoparticle and nanochemistry with examples of 0-dimensional, 1-dimensional and 2-dimensional objects. Okay. अभी क्या क्या फीचर्स हमको स्टडी करने हैं नैनो पार्टिकल्स के, तो सबसे पहला है उसका कलर। नाउ कलर जो है इट्स एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट एट नैनो स्केल, एंड नाउ दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। देयर आर सब्सटेंसेस जो बल्क में और माइक्रोस्कोपिक स्केल पे सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, तो आपको अगर बोला भाई एक 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन है, तो वो येलो शाइनिंग दिखता है, उसको ब्रेक करो, 5 ग्राम होगा तो भी सेम दिखेगा, 1 ग्राम होगा तो भी सेम दिखेगा। बट उसको आप ब्रेक करते 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 आप एटॉमिक लेवल पे गए, तो आपको क्या लगता है को क्या गोल्ड का एटम भी आपको येलो और शाइनिंग दिखता होगा? नहीं ना। देयर आर सब्सटेंसेस जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी सेम, जैसे कि ग्रेन ऑफ सैंड का एग्जांपल दिया था इसके पहले, आगे हमने देखा कि भाई आपके हाथ में बहुत सारी रेती है, सैंड है, तो जैसा वो सब पार्टिकल दिख रहा है वैसा एक सिंगल पार्टिकल लोगे तो भी वो दिखेगा, आप आइडेंटिफाई करोगे हाँ ये सैंड है, बराबर ना। पर नैनो स्केल पे ये ट्रू नहीं है। जब आप चीजों को एटॉमिक लेवल तक लेके आते हो या मॉलिक्यूलर लेवल तक लेके आते हो ना नैनो स्केल पे, तब उसका कलर कंप्लीटली डिफरेंट दिखता है देन द बल्क लेवल। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो एग्जांपल उन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि जैसे कि एलिमेंटल गोल्ड हैज येलो कलर, शाइनिंग येलो कलर, करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास 100 गोल्ड एटम्स भी होते, अगर आपके पास क्या होता, 100 गोल्ड एटम्स मिला के भी नैनोमीटर स्केल में आते। अगर 100 गोल्ड एटम्स को मैं क्यूब में 10x10 के ऐसे क्यूब में लगा दूं ना, तो भी क्या होगा, उसका कलर आपको येलो नहीं दिखेगा। उसका कलर कैसे दिखेगा? आपको रेड कलर दिखेगा। बात समझ रहे हो? इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है दैट कलर बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम अ बल्क टू नैनो स्केल। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये जो सेंटेंस है ना पहला वाला, उसको देखो मैं अलग कलर से मार्क कर रहा हूं। ये आपके एमसीक्यू में वैसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट। वो आपको बोलेगा कि भाई कलर ऑफ सब्सटेंसेस इज डिफरेंट एट बल्क लेवल एंड नैनो स्केल। द आंसर इज यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आया सबको ये?
बच्चों का सवाल ये होता है सर ये इन्फॉर्मेशन का हम क्या करें, हमारे किस काम की, आपके किसी काम की नहीं है, जस्ट एक फैक्चुअल चीज़ है कि भाई गोल्ड जो है वो छोटे लेवल पे रेड दिखता है एटॉमिक लेवल पे, पर हमें बल्क लेवल पे देखने की आदत है, इसलिए हमें वो कैसा दिखता है, येलो, शाइनिंग येलो। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट याद है सबको, मैंने करवाया था, गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट। तो उसने क्या किया था, पीट पीट के उसको पतला कर दिया था, है ना। तो क्या उसको गोल्ड येलो कलर का दिख रहा होगा, क्या लगता है? उसने एक्चुअली क्या किया था कि एक डायमेंशन पतला ऐसा फिल्म जैसा कर दिया था ना, सिर्फ मतलब उसने लेयर टाइप बना दिया था, फिल्म टाइप बना दिया था, तो उसका 2D नैनो ये था, तो फिर भी वो पतली फिल्म जो है वो उसको येलोइश दिख रही थी डेफिनेटली। ठीक है, अब आ जाते हैं सरफेस एरिया पे। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी सरफेस एरिया। तो हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि भाई आप जितने छोटे करते जाओगे पार्टिकल्स को तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो उनका उतना बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कम वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल आएंगे। ये तो बोलो सर ये तो बहुत बेसिक बात होगी ना यार, जितना मैं छोटा करूंगा पार्टिकल्स को एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्पेस में ज़्यादा पार्टिकल फिट हो जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? बाकी बकवासी इसका फायदा क्या होगा, हम जितने छोटे पार्टिकल करेंगे हमें केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा मिलेगी। ये तो मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स करा चुका हूँ। फाइनली डिवाइडेड अपन मेटल्स यूज़ करते हैं, या किसी चीज़ का एनहाइड्रस पाउडर यूज़ करते हैं, अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज़ किया, जहाँ पे फास्ट रिएक्शन चाहिए अपने, है कि नहीं बच्चों? तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो अपना रिएक्शन भी फास्ट होता है। ठीक है, तो स्मॉल पार्टिकल्स रिएक्ट फास्टर बिकॉज मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मोर नंबर ऑफ रिएक्शन साइट्स। क्या ये बात क्लियर हुई? लीडिंग टू मोर केमिकल रिएक्टिविटी। तो अगर जितने छोटे छोटे आप पार्टिकल करोगे उतना फास्ट उसका एक्शन होगा, सीधी बात है। चलो नेक्स्ट है कैटालिटिक एक्टिविटी। हमें कैटलिस्ट का एक्शन भी बढ़ाना है और फास्ट करना है, तो हम नैनो मटेरियल बेस्ड साइंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, नैनो मटेरियल बेस्ड कैटलिस्ट शो इंक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी। क्यों भाई? सेम फंडा हुआ ना, छोटा साइज है इसीलिए सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसीलिए ये हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, प्लैटिनम पैलेडियम हाइड्रोजनेशन, हमने ये किया हुआ है। सबसे पहला रिएक्शन मैंने आपको सिखाया था, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लैटिनम पैलेडियम या निकल यूज करके आप क्या करते थे, एल्केन बनाते थे। यस इसका एग्जाम्पल ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, दैट इज टिन का डाइऑक्साइड एंड जिंक का ऑक्साइड, दे आर यूज्ड इन फोटो कैटालिटिक रिएक्शंस। किस में यूज होता है? फोटो कैटालिटिक रिएक्शंस में। गोल्ड इन बल्क फॉर्म इज अनरिएक्टिव, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज फालतू, छोड़ दो। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट, melting point of nano materials depends on size. For example, sodium clusters of 1000 atoms melt at 288 Kelvin. जब 10,000 atoms होगा तो 300 and bulk sodium 371. यानी कि सेम फंडा, जब आपके पास छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो जल्दी मेल्ट होंगे। पूछो क्यों? जब आपके छोटे नंबर ऑफ एटम्स आपने लिए हैं तो हीट डिसिपेशन जल्दी हो जाएगा। कम वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम में हीट स्प्रेड, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया का रेशियो रहेगा, फंडा सेम। और जितना बल्क आप सोडियम लोगे उतना हीट को स्प्रेड होने को टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली मेल्ट होने को थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लगने वाला है, सीधी बात है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ना, नैनो साइज्ड क्लस्टर्स या नैनो साइज्ड शीट्स कैन हैव हार्डनेस लेवल्स that are very high as compared to the actual bulk metal. Now physics में आप लोग इलास्टिसिटी नाम का एक चैप्टर पढ़ते हो, जहाँ पे आप टेंजाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, shear स्ट्रेंथ है ना, shear स्ट्रेन, इसकी बातें सीखते हो कि मेटल को ट्विस्ट कैसे करने का, खींचने का कैसे, टेंजाइल एंड ऑल दैट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे चेक करने का। हम लोग जब हार्डनेस की बात करते हैं ना, तो ये एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। जरा पहले मैं समझा देता हूं आपको हार्डनेस का मतलब क्या है। अपन जब हार्डनेस सोचते हैं तो अपने दिमाग में क्या आता है? अपन जब हार्डनेस सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल
ये फ़ोन के ऊपर आजकल क्या आता है अपने, गोरिल्ला ग्लास, सब लोगों ने देखा है ना, गोरिल्ला ग्लास आता है आजकल, सैमसंग बहुत ऐड कर रहा है, विक्टस, गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगा है। अगर मैं इसको प्रेशर दूं, मैं मेरे फिंगर से इसके ऊपर प्रेशर दूं तो ये ब्रेक नहीं होगा, बरोबर है। तो क्या आप बोलोगे ये हार्ड है? प्रेशर देने पे, मतलब ठीक है जेरी रिग एवरीथिंग का वीडियो नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं मेरा फोन नहीं तोड़ूंगा, बट अगर मैं उसके ऊपर प्रेशर दे रहा हूं तो वो बेंड नहीं हो रहा है। इज दैट द डेफिनेशन ऑफ हार्डनेस? क्यों मैं क्लियर कर रहा हूं? क्योंकि बच्चों के दिमाग में हार्डनेस, अगर मैं ये चीज को बेंड करूं, इसके ऊपर स्ट्रेंथ लगाऊं बहुत सारा और ये बेंड नहीं हो रही, डज दैट क्लासिफाई एज हार्डनेस और इज देयर सम अदर डेफिनेशन ऑफ हार्डनेस? सवाल समझ में आया सबको? तो पहला तो हमारे दिमाग में रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट पक्का है, बिकॉज फिजिक्स में पढ़ा हुआ है हमने। तो रिजिड वो चीज़ है जिसके ऊपर फोर्स लगाओ तो अपना शेप ना चेंज करे, बेंड ना हो, ज़्यादा रिएक्ट ना करे, मतलब फर्क ना दिखे, वो रिजिड है। हार्डनेस इज कंप्लीटली डिफरेंट। देखो हार्डनेस ना वो प्रेशर लेने का मेजरमेंट है। क्या लेने का? प्रेशर लेने का मेजरमेंट है। तो मुझे अगर कांच की हार्डनेस चेक करनी है तो मैं क्या इस पर वजन रख के देखूंगा? मुझे अगर उसकी रिजिडिटी चेक करनी है तो मैं वजन रख सकता हूं। मुझे अगर हार्डनेस चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा पता है? नीडल, शार्प सुई या चाकू की नोक वो रख के देखूंगा। क्यों? छोटा सरफेस एरिया रखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये पेनिट्रेट कर रहा है कि नहीं ऑब्जेक्ट को। वो है हार्डनेस, वो है हार्डनेस, ठीक है। तो हार्डनेस और रिजिडिटी में थोड़ा फर्क होता है, पहली बात तो, ठीक है। हम लोग मोज हार्डनेस स्केल वगैरह, आप लोग जब हायर लेवल में जाते हो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, आपको वहाँ पे हार्डनेस स्केल्स पढ़ाए, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल और ये सब पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में अभी, वैसे वहाँ पे हार्डनेस स्केल्स भी पढ़ाए जाते हैं। क्या ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है जो हार्ड भी है, रिजिड भी है? हाँ, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ऑफकोर्स, जो हार्ड भी है और रिजिड भी है। अच्छा एग्जाम्पल ग्राफीन है ऑफकोर्स, है ना। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, डायमंड भी है। डायमंड बहुत हार्ड है, पर डायमंड ब्रिटल होता है ना। तुम डायमंड के ऊपर हथौड़ा मारोगे तो क्रैक होगा, हाँ। डायमंड के ऊपर सुई चुभाओगे तो अंदर नहीं घुसेगी। हार्डनेस बहुत है, रिजिडिटी उतनी नहीं है, ब्रिटल है ना, वो टूट जाएगा, ये फर्क है, राइट। चलो, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। सो एग्जाम्पल उन्होंने दिया कॉपर और पैलेडियम के छोटे छोटे क्लस्टर जो हैं उनका हार्डनेस ज्यादा होता है, ठीक है। आप बोलोगे ओके ओके। नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑफ कोर्स यार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में आप फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो, है ना। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं वो कंडक्टर या सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, और कार्बन के नैनो ट्यूब्स तो आपको पता ही, ऑफ कोर्स दे आर नैनो ट्यूब्स विल कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ नैनो पार्टिकल, है ना। वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर होगा ना उसका, 1D यहाँ पे हमने किया, देखो नैनो ट्यूब, ठीक है। तो वो कंडक्टर या सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ओके। देन यू हैव सिंथेसिस, हाउ टू सिंथेसाइज नैनो मटेरियल्स। So there are two approaches for synthesis of nanomaterials. One is the bottom up, नीचे से ऊपर जा सकते हो, दूसरा टॉप डाउन या बॉटम अप, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच में क्या है भाई, आप बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के या कुछ चीज़ों की असेंबली करके या कुछ रिएक्शंस करके आप नैनो पार्टिकल्स मैन्युफैक्चर कर दो, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। टॉप डाउन इज कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी, क्यों? क्योंकि आप बड़ा बल्क मटेरियल ले रहे हो, उसको ब्रेक छोटा करते करते नैनो स्केल तक पहुंच सकते हो। सही बात है, बड़े से छोटा पहुंचोगे तो ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। क्या ये इजी है, समझ में आ रहा है सबको? तो इन द बॉटम अप अप्रोच में मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स अरेंज देमसेल्व्स इनटू कॉम्प्लेक्स असेंबलीज एटम बाय एटम, क्लस्टर बाय क्लस्टर। एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स बाय कोलॉइडल डिस्पर्शन। कोलॉइड्स क्या होता है वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ओके। दूसरा है टॉप डाउन अप्रोच, ये तो बहुत इजी है ना यार। नैनो मटेरियल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बल्क, कैसे? बाय ब्रेकिंग डाउन। जैसे कि आप कोई भी बल्क मटेरियल हो उसको फाइनर पार्टिकल्स में डिवाइड करो, तोड़ते कहाँ पहुंच जाओगे? एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाओगे, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग टॉप डाउन अप्रोच, एकदम सिंपल, ओके। वेट केमिकल सिंथेसिस विद नैनो मटेरियल्स, देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस कॉल्ड वेट केमिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स, जिसका एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सॉल जेल
process. Now the question is, what is a sol, what is a gel? है ना, सॉल क्या होता है, जेल क्या होता है. तो पहले ये समझते हैं अपन, सॉल क्या होता है और जेल क्या होता है. ठीक है ना. तो आप लोगों को याद होगा मैंने सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताया था कि भाई सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें मिलाई तो क्या बनता है, सॉल्यूशन. यस बच्चों, सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, मिलाया, सॉल्यूशन बना. अब ये सॉल्यूशन के ना 3 टाइप्स होते हैं. सॉल्यूशन के क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है फॉल्स सॉल्यूशन, और एक बीच में आता है कोलॉइड. बीच में क्या आता है, कोलॉइड, है ना. फॉल्स सॉल्यूशन को अपन फॉल्स सॉल्यूशन नहीं बोलते, एक्चुअली बोलते हैं प्रेसिपिटेट, सीधा सीधा. तो ऐसा दिमाग लगाओ, मैंने टेस्ट ट्यूब में पानी लिया, ठीक है, और उसमें मैंने बड़े बड़े पार्टिकल डाल दिए. कैसे डाल दिए, बड़े बड़े पार्टिकल बल्क में उठा के डाल दिए. क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे. ठीक है ना. अगर बहुत छोटे पार्टिकल हैं कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन. बट अगर बीच में ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, तो क्या होगा, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेंगे, यानी कि सस्पेंड हो जाएंगे पार्टिकल. बेस्ट एग्जांपल साबुन का पानी. सोप, आप साबुन डालते हो पानी में, जैसे एरियल आपने डाल दिया वॉशिंग पाउडर, ठीक है. मैं झाग की बात नहीं कर रहा हूँ. आप जब वो पानी को देखोगे, कैन यू सी कि आपको उसमें पार्टिकल फ्लोट होते हुए दिखते हैं, ना वो नीचे प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, ना वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं. सबने देखा है ये. अनदर वेरी गुड एग्जांपल इज नींबू पानी, लाइम वाटर. आपको दिखता है इसके अंदर कुछ तो है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं कि मैं ऐसे रखूंगा तो सेटल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा पूरा. नींबू पानी में ऐसा होता है क्या कभी, नहीं ना, कि आपने बहुत देर तक रख दिया तो थोड़ी देर के बाद नींबू अलग और पानी अलग, ऐसा होता है क्या, ऐसा घोचुगिरी होता नहीं है ना. राइट. ना ही वो कभी भी ऐसा होता है कि कंप्लीटली पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, ऐसा भी नहीं होता. क्लियर हो गया सॉल्यूशन, ऐसा भी नहीं होगा, है ना. तो ऐसे जो बीच में होता है ना, उसको कोलॉइड बोलते हैं. पहले तो ये क्लियर हो गया कोलॉइड का मतलब, राइट. अभी कोलॉइड जो है उसमें भी और वेराइटीज हैं, सॉल और जेल. ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, कोलॉइड में भी और वेराइटीज आती हैं, फंडामेंटल वेराइटीज हैं जो है सॉल और जेल. अब सॉल क्या है देखो, सॉल्स आर डिस्पर्शन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड. जब लिक्विड स्टेट में आपको डिस्पर्शन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स दिखे तो वो है सॉल, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया साबुन का पानी जैसे कि, है ना. लिक्विड मीडियम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड है, समझ पा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, सॉल. कम्स फ्रॉम द वर्ड सॉल्यूशन ओनली बेसिकली. यस. जेल कब बोलेंगे आप सोचो, जब पार्टिकल्स बड़े बड़े हो गए, आपको जो फ्लोएबिलिटी है, जो फ्लूइडिटी है मीडियम की, सॉल्वेंट की, वो कम हो गई ना. जेल ज्यादा फ्लो होता है कि लिक्विड ज्यादा फ्लो होता है, ऑब्वियसली लिक्विड ज्यादा फ्लो होता है, जेल कम फ्लो होता है ना बच्चों. तो जेल एक्चुअली क्या है, आप सोचो एक सॉल है आपके पास, है ना, सॉल्यूशन था आपने बनाया था, उसमें से मैंने लिक्विड ढेर सारा कम कर दिया, या फिर अंदर के जो पार्टिकल्स थे उनको मैंने इलोंगेट कर दिया, उनकी एवरेज चेन लेंथ बढ़ा दी. उनकी एवरेज क्या कर दी, चेन लेंथ बढ़ा दी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जेल. तो जेल क्या होता है, इट इज अ रिजिड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क with pores of sub micrometer dimension and polymer chains whose average length is greater than a micrometer. बेसिक डेफिनेशन है, इसके ऊपर ज़्यादा PhD करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन इज नॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोल एंड जेल, एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज द सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन. तो जरा ये सोचो कि अगर जेल के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड, मतलब सॉल्वेंट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो थोड़ा लिक्विफाई हो जाएगा. मैंने क्या बोला, जेल का सबसे अच्छा एग्जांपल तुमको टूथपेस्ट पता है ना, सबने यूज किया होगा जिंदगी में. दांत ब्रश करते हो कि नहीं करते हो, है ना. जेल का बेस्ट एग्जांपल है ना वो आपके लिए. अगर मैं वो जेल लूं और उसमें ढेर सारा क्या करूं, लिक्विड इनकॉर्पोरेट करूं, उसके अंदर और लिक्विड इनकॉर्पोरेट करूं, तो वो सॉल में कन्वर्ट हो सकता है. क्या ये बात समझ में आई, कन्वर्ट हो जाएगा. और उल्टा भी हो सकता है, सॉल में से बहुत सारा लिक्विड निकाल दो तो वो जेल बन जाएगा. वैसे इस प्रोसेस को सिनेरेसिस एंड इम्बाइबिशन बोलते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोलॉइड्स का एक टॉपिक है उसके अंदर. तो ये जो सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ठीक है, इसमें भी हम नैनो मटेरियल्स या एटलीस्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. द कन्वर्जन ऑफ सॉल एंड जेल, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है,
एज आई मेंशन्ड, इसके डिटेल्स हम लोग दूसरे चैप्टर में करेंगे, सो डोंट बॉदर विद द डिटेल्स हियर, इट्स गिवन बट नॉट इन अ वेरी नाइस मैनर टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, विल स्टडी इट विद रिस्पेक्ट टू सिनेरेसिस एंड इम्बाइबेशन इन अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर. यहां पर आप लिख कर रखो स्टेप्स इन सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन. क्या लिख के रखेंगे? स्टेप्स इन सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सॉल टू जेल एंड जेल टू सॉल का ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाला है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो आप मार्क करके रखो. ठीक है, एज आई मेंशन्ड, इसका एक्सप्लेनेशन विल डू इन अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बिकॉज एजिंग, सिनेरेसिस, इम्बाइबिशन एंड एवरीथिंग आई हैव टू टीच यू इन डिटेल. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है. किस चीज का एग्जाम्पल है ये? वेट केमिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स का एग्जाम्पल है, सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है बच्चों, ओके. अब आ जाओ इधर, कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, हाउ टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक. अभी हमने इतने देर तक तो ये बोल दिया कि भाई ये स्टडी करो, वो स्टडी करो. सवाल ये है कि भाई इतने छोटे स्केल पे स्टडी कैसे करें, तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट लगेगा ना. तुम क्या नॉर्मली ऐसे घुस गए और बोले अच्छा हाँ लाओ नैनो मटेरियल का ऑप्टिक स्टडी करता हूँ, दिखेगा क्या तुमको? उसका कलर स्टडी करता हूँ, दिखेगा? नहीं ना, ऑफ कोर्स नॉट. So the idea is that we need specialized equipment, in short, right? So let's talk about those specialized equipments. And very nice thing is they've given you in a table form. And this entire table form will be asked as MCQs directly in your entrance as well as your board exam के जो MCQs आते हैं ना या 1 mark आंसर आते हैं उसमें ये पूछा जाएगा. Again इसमें से आप guaranteed बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, either MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क वाला, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा. ठीक है, चलो. तो कौन सा टेक्निक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है और वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ये देख लेते हैं. ओके बच्चों, सबसे पहला है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया है. स्पेक्ट्रल लाइंस नील्स बोर ने स्टडी की थी हाइड्रोजन की, और उसके बाद हमने लाइमन, बामर, पाश्चन सब सीरीज देखी थी पूरी की पूरी, है ना. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो हम लोगों को ऑलरेडी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर दिस टेक्निक. व्हाट डज इट डू? इट गिव्स यू अ प्रिलिमिनरी कन्फर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल फॉर्मेशन. अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया ना कि एक चेंबर होता है जहां पे नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनते हैं. तो कंफर्मेशन, पहले पता कैसे चलेगा कि वहां पे नैनो पार्टिकल बन गया? क्या दिखेगा क्या आपको? नहीं. ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है ना, उसमें रीडिंग आएगी तो पता चलेगा अच्छा वहां पे नैनो पार्टिकल बन चुका है. क्या ये भेजे में गया? हाउ टू कंफर्म फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स? बाय रीडिंग ऑन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी. अब डिफ्रैक्शन क्या होता है ये तो आपने फिजिक्स में सबने पढ़ा है, सबको आता ही है. डिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? डिफ्रैक्शन फिजिक्स में से पढ़ लो. ठीक है, अच्छा, डिफ्रैक्शन को मेजर करने के लिए भी डिफ्रैक्टोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है. ठीक है, जो आपकी पार्टिकल साइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को चेक करता है. राइट नाउ अगेन वी आर फैमिलियर विद क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है, ये सारी चीजें तो मैं आपको डिटेल में इन डेप्थ पढ़ा चुका हूँ. ठीक है ना, कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल एंड ऑल दोस थिंग्स. क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में करा चुका हूँ. ठीक है बच्चों. तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये नाम बड़ा कॉमन है, सबने सुना होगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसको स्टार मार्क करना. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ना नॉर्मली अपन जो स्कूल में, कॉलेज में जो आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो जिसमें वो नॉब होता है बड़ा सा, वो कौन से टाइप का होता है? वो कौन से टाइप का माइक्रोस्कोप होता है? उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, फिजिक्स का कौन सा लॉ है या कौन सी चीज है जो आप यूज कर रहे हो देखने के लिए? तो जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप आप सबने देखा हुआ है ना, पहली बात उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड क्यों? क्योंकि उसमें वो डबल लेंस लगी होती है. एक आपका व्यूअर होता है, व्यू फाइंडर होता है, और नीचे दूसरी लेंस लगी होती है जिसको आप नॉब से चेंज करते हो ना, एक 10x, एक 40x ऐसे होता है.
है ना, कॉन्वेक्स लेंस लगी होती है जो मैग्नीफाई करती है चीज़ों को, आपने पढ़ा है उसके बारे में। पर वहाँ पर जो फिजिकल फिनोमिना क्या है, वो लाइट का ही माइक्रोस्कोप है, बेसिकली वो लाइट को यूज़ कर रहा है। तो लाइट को यूज़ करने वाला एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है विच इज़ नथिंग बट अ मैग्नीफाइंग ग्लास। दूसरा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जो आप स्कूल कॉलेज में यूज़ करते हो। तो लाइट के तो ये हो गए। एक अलग टाइप का माइक्रोस्कोप है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो लाइट को यूज नहीं करता, वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए। समझ रहे हो? हाँ, अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दिखेगा। बहुत बच्चे ये सोचते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन दिखता है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देख सकता, आज तक एटम नहीं देखा किसी ने, इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब कि लाइट यूज करके मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स या इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम यूज करके मैग्निफिकेशन हो रहा है। समझा कि नहीं समझा? ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली ये बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन देता है आपको। इससे आप एटलीस्ट मतलब बोल सकते हैं कि क्रिस्टल लेवल पे या इवन इन मेनी केसेस मॉलिक्यूलर लेवल तक आप देख सकते हो। एटम आज तक नहीं देखा गया ऑब्वियसली। ठीक है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, प्रोसेस का नाम क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इजी। क्या स्टडी करता है ये स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस एंड मॉर्फोलॉजी को स्टडी करता है। अगेन बायो वालों को ये मॉर्फोलॉजी वर्ड अच्छे से आता होगा। बाहर के सरफेस की स्टडी को अपन मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक स्कैनिंग माइक्रोस्कोप होता है, एक ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप होता है। स्कैनिंग माइक्रोस्कोप क्या करता है? आउटर सरफेस की मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर के सरफेस को स्टडी करके बताएगा। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करेगा? पार्टिकल साइज को स्टडी करेगा। नाउ प्लीज नोट देयर आर टू वेज ऑफ स्टडीइंग पार्टिकल साइज। डिड यू नोटिस दैट बच्चों? एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी पार्टिकल साइज पता चली थी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी पार्टिकल साइज ही पता चली है। क्या ये बात समझ में आई? लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी unique and new that has been introduced into your syllabus, that is the Fourier transform infrared spectroscope. ठीक है, तो इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? इसमें यूज होता है Fourier transform infrared spectrophotometer. ठीक है, quite a unique name and unique use. What is the use here? It is absorption of functional groups and binding nature. वो नैनो पार्टिकल्स जो आपने बनाए उनमें फंक्शनल ग्रुप्स का क्या रोल है, हाउ दे आर गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड द बाइंडिंग नेचर ऑफ द मटेरियल यू आर गोइंग टू स्टडी विद यूजिंग FTIR, that is Fourier transform infrared spectroscopy. Right? So these are the 5 techniques and the instruments. Directly will be asked in either 1 mark answers or directly in your board MCQ or even entrance exam MCQs. Last part of the chapter deals with mainly some history and some overview of how we are going to use nanoparticles and nanoscience and what are going to be their applications in future. Okay, कहाँ गया ये? हिस्ट्री भी दी हुई है थोड़ी सी, चलो हिस्ट्री देख लेते हैं। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था 1953 में? तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था। रिचर्ड फाइनमैन तो ऑब्वियसली बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं, सबने इनका नाम सुना हुआ है, राइट? फाइनमैन टेक्निक्स इन्होंने बताई थी। फिर वॉन न्यूमैन, अगेन दीज आर ऑल वेरी फेमस फिजिसिस्ट। एक्चुअली इनका केमिस्ट्री से कोई लेना देना है भी नहीं टेक्निकली स्पीकिंग। ठीक है, ये सारे फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पे काम किया था और अब उसका एप्लीकेशन हो रहा है बहुत सारा केमिस्ट्री में। फ्रैंकली स्पीकिंग यू डोंट नीड टू नो द नेम्स एंड द ईयर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो यू कैन इग्नोर दैट। कुछ हिस्ट्री है जहाँ पर पुराने एंशिएंट टेक्निक्स में भी ऑब्जर्व किया गया, बाद में पता चला कि अच्छा ये तो एक्चुअली नैनो पार्टिकल्स हैं। ऑब्वियसली while using in the early 1900s and before that also people used to use these things,
बट दे नेवर रियलाइज दैट दे वर एक्चुअली यूजिंग नैनो पार्टिकल्स. हाँ, तो प्लीज डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि वो जो बकवास चीज़ें डिस्कवरी चैनल पे कभी कभी आती है कि एंशियंट एलियंस को पता था नैनो पार्टिकल क्या होता है ना, या हमारे रामायण महाभारत में एरोप्लेन उड़ रहे थे, ये सब बकवास चीज़ है. ठीक है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. थिंग इज देयर वर सर्टन थिंग्स दैट वर इन यूज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द सेंचुरी, बट nobody realized that they were nano particles. तो उनके कुछ एग्जांपल्स दिए, you can just read through these are pointless, read or ignore, that is your choice. ठीक है. हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट आ जाता है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या हैं. तो दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट शीट्स विद नैनो साइज्ड डायमीटर एंड दे हैव द हाईएस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ. ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स. ओके, नैनो टेक्नोलॉजी, ये वर्ड डिफाइन किसने किया था? नारियो तानिगुची, टोक्यो के यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के प्रोफेसर थे नारियो तानिगुची. उन्होंने ये टर्म डिफाइन किया था हमारे लिए. कौन सा? नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया बच्चों एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, राइट? है ना? और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक करी, आई थिंक सो. हाँ, कार्बन नैनो ट्यूब इनके पप्पा ने बनाया था 1990 में बनाया भाई. कार्बन नैनो ट्यूब 1900 में नहीं, 1990 में बनाया. अगर आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रिंटिंग एरर है तो प्लीज़ चेंज कर लो. कार्बन नैनो ट्यूब 1900 में बन गया होता तो आज दुनिया बहुत आगे होती. ठीक है, प्लीज़ मेक दैट चेंज बच्चों. Discovery of carbon nanotube is in 1990, 1990, not 1900, right? Then you have applications. कहाँ गए ये? Last part of the topic, that is applications of nanomaterials. Direct question, ये तो पता ही आप सबको कि ये ऐसे क्यों आएगा ही आएगा बोर्ड्स में. Mention any two applications or two important applications of नैनो पार्टिकल्स. क्या क्या है? नैनो पार्टिकल्स विल कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्गर, लाइटर, क्लीनर एंड स्मार्टर सर्फेसेस एंड सिस्टम्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस, क्रैक रेसिस्टेंट पेंट्स, एट्सेट्रा. सेकेंड, यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैग्नेटो रेजिस्टिव MRAM, राइट? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो अपन फोन में, कंप्यूटर में यूज करते हैं, रैम, राइट? दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होता है ना उसका पूरा फंक्शनिंग. तो जब आगे आपकी मोबाइल अगेन टेक्नोलॉजी में बहुत यूज है इसका, आपके लैपटॉप्स, फोन्स, हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम का बहुत ज़्यादा यूज होगा. ठीक है, जिससे आपका थर्मल थ्रॉटलिंग कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस बेटर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का. ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी विल बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर प्योरिफिकेशन टेक्निक्स. अभी वाटर प्योरिफिकेशन पे थोड़ा उन्होंने लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है. आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी मच इन डेप्थ ऑफ दिस, बट कपल ऑफ MCQ पॉइंट्स आर देयर. जैसे कि फिल्टर टेक्नोलॉजीज फॉर वाटर्स हैविंग सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, दैट इज AgNPS, सिल्वर नैनो पार्टिकल. देखो Ag सिल्वर, NPS इज नैनो पार्टिकल्स, इज यूज्ड इन वाटर प्योरीफायर्स. ठीक है, दिस इज फॉर रिमूविंग ई कोलाई. ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है? ई कोलाई इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग रे बाबा. सो ई कोलाई इज प्राइमरी कॉज ऑफ फूड. कोलॉन में रहता है वो, आपके कोलॉन, लार्ज इंटेस्टाइन में. कोलाई नाम से ही पता चल रहा है, एस्चेरिशिया कोलाई नाम है. ठीक है, सो सिल्वर पार्टिकल्स में ये आजकल कैंट आरओ हेमा मालिनी ऐड कर रही है ना. तो ये वाटर प्योरीफायर्स में आजकल ये लोग सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, राइट? जिससे ई कोलाई कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड. सो ऑब्वियसली फूड पॉइजनिंग एंड ऑल जो फूड वाटर बॉर्न डिजीजेस है उनके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. वेरी इफेक्टिव, राइट? देन यू हैव सेल्फ क्लीनिंग मटीरियल्स. लास्ट एग्जाम्पल ऑफ nanoparticle, one of the best example of natural self cleaning material
इज द लोटस प्लांट. लोटस प्लांट नेलम्बो नुसिफेरा, बायोलॉजिकल नेम है नेलम्बो क्या नुसिफेरा. लोटस का बायोलॉजिकल नाम क्या है? नेलम्बो नुसिफेरा. ये पूछते हैं, ये केमिस्ट्री में भी पूछ लिया है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस में. ठीक है. अच्छा बच्चों, कमल का फूल लोटस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी, बट कमल के फूल की खासियत क्या है, क्या उसके बारे में फेमस लाइन है? कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है पर अच्छा रहता है. सब बोलते हैं ना, अपने हिंदी में एक मुहावरा है, कहावत है कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है ना. गंदे लोगों के बीच में भी आप अच्छे बन सकते हो, दैट इज द आइडिया. क्यों ऐसा कहा जाता है? अब इसके पीछे भी नैनो पार्टिकल्स का यूज है एक्चुअली, और वो नेचर में पहले से प्रेजेंट है, आप देख सकते हो. तो यार लोटस का जो प्लांट है ना, दैट ग्रोज इन मडी वाटर बट इट ऑलवेज अपीयर्स नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड क्लीन. व्हाई? आपने कभी लोटस का प्लांट अगर हाथ में उठा के देखा हो, कभी किसी बच्चे ने अगर देखा हो, नहीं देखा तो फिर आपके आसपास कोई मंदिर होगा, उसके बाहर वो बाकड़ा लगाते ना फूल पत्ती बेचने का, उसके पास मिलता है, जाके एक बार देखना. 10 रुपए का लोटस खरीदो, उसको स्टडी करो. उसकी जो लीव्स होती है उसके ऊपर एक ऐसी वैक्स की कोटिंग होती है. क्या होती है? वैक्स की कोटिंग. ऑलमोस्ट लाइक वाटरप्रूफ मटेरियल, ऑलमोस्ट लाइक वाटरप्रूफ मटेरियल. ऐसा सेम चीज ना आप लोगों ने देखा होगा एप्पल्स में. आजकल वो हिमाचल वगैरह के एप्पल आते हैं ना, स्टिकर लगे हुए महंगे वाले. आप जब उसको धोने जाते हो तो ऐसा लगता है पानी उसके अंदर स्किन पे रह ही नहीं रहा, वो ये हो जा रहा है, जस्ट वाटर इज जस्ट रोलिंग ऑफ, क्योंकि वो लोग वैक्स उसके ऊपर लगाते हैं उसको शाइन देने के लिए. सेम चीज लोटस में नेचुरली प्रेजेंट है. उसके ऊपर एक हाइड्रोफोबिक कोटिंग लगी हुई है. क्या लगा हुआ है? हाइड्रोफोबिक कोटिंग. वाटर को बाहर दूर भागता है, वाटर को पुश करता है अभी. और वैक्स इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोफोबिक मटेरियल, है ना. तो एक्चुअली एक वैक्स लाइक सब्सटेंस की कवरिंग होती है लोटस के लीव्स पे, लोटस के प्लांट के पेटल्स पे और लीव्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर कोई भी कचरा या कोई चीज़ आती है तो वो जस्ट ऐसा स्लिप हो जाती है उस पे से, उसके ऊपर टिकती नहीं है, इसलिए वो मडी वाटर में भी साफ रहता है. आप सोचो, ये सेम लॉजिक अगर हम लेके अप्लाई करें चीज़ों पे तो हमारी लाइफ में कितना फायदा होगा, है कि नहीं. इसको अम्ब्रेला या प्लास्टिक से कंपेयर मत करो, राइट. ऑब्वियसली यार, जैसे छतरी का जो मटेरियल हो तो पानी उसके ऊपर गिरता है चला जाता है, प्लास्टिक के ऊपर पानी गिरता है चला जाता है, वो एक अलग बात है. यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नेचुरली लीव्स आर अ मटेरियल दैट शुड बी अब्सॉर्बिंग वाटर. यू अग्री? बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स लीव्स पेटल शुड बी अब्सॉर्बिंग वाटर, बट देयर इज अ स्पेशल कोटिंग ऑन दैट. सो वी कैन अप्लाई दिस लॉजिक टू अदर थिंग्स ना. जैसे मुझे अगर वाटरप्रूफ कपड़ा बनाना है तो कॉटन का मैंने कपड़ा बनाया, अगर मैं उसके ऊपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग लगा पाऊं तो फायदा होगा ना. पानी गिरेगा, निकल जाएगा. सही बोल रहा हूं बच्चों? इनफैक्ट हमने पॉलीमर चैप्टर में देखा भी कि टेरिलीन रिंकल फ्री शर्ट बनाने के लिए, और मैंने वहां पे भी एग्जांपल दिया था कि रेमंड वाला आजकल सूट बनाता है, बोलता है कपड़े पे खाना गिरेगा तो लगेगा नहीं, है कि नहीं बच्चों. तो हम ऐसी चीजें यूज करते हैं ना. और आजकल ये आप देखते हो, सबने देखा होगा, आई एम वेरी श्योर, खास करके वो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में टिकटॉक पे आता था, कार के कांच पे साइड व्यू मिरर पे ना वो लोग ऐसे स्टिकर लगाते हैं कि बारिश का पानी गिरेगा और निकल जाएगा, बारिश का पानी उसके ऊपर रहेगा नहीं. और आपके घर के बाथरूम के कांच पे भी लगाते हैं आजकल लोग, ताकि आप नहाने जाते हो गर्म पानी से तो स्टीम नहीं टिके उसके ऊपर, रोल ऑफ हो जाए. सबने देखा होगा. तो ये क्या है? ये एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट हुआ ना, राइट. तो हमने नेचर से वो कॉन्सेप्ट बोरो करके अप्लाई किया. क्या ये बात समझ में आ गई? तो उन्होंने यही सेम कॉन्सेप्ट उठा के कहाँ पे लगा दिया? सेल्फ क्लीनिंग विंडोज में या सेल्फ क्लीनिंग ग्लास में लगा दिया, जो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल अभी दिए. गाड़ी का साइड व्यू मिरर, बाथरूम का कांच, सेल्फ क्लीनिंग विंडोज, ऐसी खिड़की जिसके ऊपर पानी गिरे और पूरा रोल हो जाए, टिके नहीं, राइट. ये कॉन्सेप्ट हमने वहां से सीखा. कहां से? लोटस प्लांट से. ठीक है बच्चों. तो ये हो गए यूजेस, ये हो गए एप्लीकेशंस. अब आ जाते हैं ऑब्वियसली, अब एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली क्या होंगे? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होंगे. खत्म कर लेते हैं, ये बकवास चीज़ है. एडवांटेजेस क्या है? रेवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग बता चुका.
है ना। एनर्जी सेक्टर, तो भाई सोलर पावर को मोर इकोनॉमिकल बनाएगा, यस। मेडिकल फील्ड सबसे ज़्यादा क्या, स्मार्ट ड्रग्स, जो ऐसे ड्रग्स बनाए जाएंगे जो छोटे छोटे नैनो मॉलिक्यूल्स होंगे जो साइड इफेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो टारगेट करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स को जाके, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्योरिंग ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस लाइक कैंसर एंड डायबिटीज, है ना, इस तरह से। देन यू हैव डिसएडवांटेजेस, ऑब्वियसली एवरी मटेरियल हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ, राइट। नैनो टेक्नोलॉजी का क्या प्रॉब्लम है, इट हैज इंक्रीज्ड द पोल्यूशन विच इंक्लूड एयर पोल्यूशन। क्यों भाई, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स जब हवा में जाएंगे तो वो एयर पोल्यूशन तो कॉज करेंगे, है ना। सो दिस न्यू टाइप ऑफ पोल्यूशन हैज कम अप कॉल्ड नैनो पोल्यूशन। पोल्यूशन कॉज्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड नाउ नैनो पोल्यूशन। अभी ऑलरेडी आप देखोगे हम परेशान हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे एटमॉस्फेयर में है, जिसको लेके ऑलरेडी हम लोग परेशान हैं। करेक्ट है बच्चों। अच्छा, अभी एटलीस्ट हमारे पास गैस फिल्टर्स हैं। अभी कोविड आया तो आपने देखा हर कंपनी गैस फिल्टर बेच रही थी आजकल, आपने देखा होगा, है ना, फिलिप्स वाला या ये सब लोग वो कोई भी कंपनी है, फिलिप्स है या आपकी कैनन है, वो सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है सब बेच रही है आजकल फिल्टर्स। वो क्या बताते, क्लेम करते हैं हवा को फिल्टर करेगा, प्योर एयर देगा, बट अगर हवा में नैनो पार्टिकल है तो उसके लिए फिर वापस नई टेक्नोलॉजी भी ढूंढनी पड़ेगी कि नैनो पार्टिकल को पकड़ सके। समझ पा रहे हो आप। तो इसका बहुत डेंजरस एयर पोल्यूशन हो सकता है नैनो पार्टिकल्स का। एंड नैनो पार्टिकल्स अगर आपके लंग में गए तो क्या होगा, लंग्स में जाएंगे तो दे विल कॉज लंग डैमेज बिकॉज दे विल गेट डिपॉजिटेड इन द लंग्स। जैसे कि सिलिकोसिस नाम की एक बीमारी होती है, तो सिलिकोसिस यानी कि सिलिका डिपोजिशन या एस्बेस्टोसिस यानी कि एस्बेस्टस डिपोजिशन, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर, आपको ये वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे बच्चों, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि वेरी स्मॉल नैनो पार्टिकल मैटर जो है वो क्या करेगा, लंग्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, फिर आपकी लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी, इन्फ्लेशन कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, आप ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे, है ना। सो ऑब्वियसली ये भी बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है विद नैनो पार्टिकल्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? सो दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। सो लेट्स जस्ट डू ऑल द MCQs, लेट्स फिनिश ऑफ द MCQs फटाफट। सबसे पहला वाला क्या बोलता है, द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट पेज पे ये, ठीक है। गामा आइसोमर ऑफ BHC मैंने ऑलरेडी करवा दिया आप लोगों को, दैट इज लिंडेन। उसके बहुत सारे अलग अलग नाम भी बताए थे, गैमेक्सिन 666 वगैरह। ये इसका काम क्या है वैसे, ये इसका यूज क्या है, ये अब यूज कहाँ होता है, ये पेस्टिसाइड है जो ऑल्टरनेटिव है किसका, DDT का ऑल्टरनेटिव है, ये भी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। द प्रीफिक्स नैनो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग डॉर्फ, ये आज ही बताया, द ग्रीक वर्ड मीनिंग डॉर्फ। सारे पार्ट आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आधा घंटा बैठोगे चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। FTIR टेक्निक से क्या मिलता है, क्या पता चलता है, FTIR टेक्निक से क्या पता चलता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड बाइंडिंग नेचर। ये रहा यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड बाइंडिंग नेचर, मैंने अभी आपको मार्क करके दिया और कहा कि ये डायरेक्टली आएगा, है ना। लास्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वाज गिवन बाय, ये भी फर्स्ट पेज पे था, करवाया आपको मैंने, पॉल एनेस्टास। पॉल एनेस्टास ने ग्रीन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया था। नारियो टानिगुची जो बी है, ऑप्शन बी, वो क्या थे, उन्होंने टर्म दिया था नैनो टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट नहीं है, टर्म दिया था नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुछ और एक दो छोटे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग, वो एक एक मार्क टाइप के, जरा उसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 3 देखो आपका, रिद्धिमा, कौन है रिद्धिमा, पता नहीं, होगी कोई, तो रिद्धिमा जो है उसको स्ट्रक्चर डिटेक्ट करना है सरफेस ऑफ मटेरियल्स का, कौन सी टेक्निक वो यूज करेगी। हम रिद्धिमा को बोलेंगे कि क्यों कर रही है, जान देना, ठीक है, और ठीक है चलो, अब वो बोल रही है, जिद कर रही है कि उसको चेक करना ही है, तो वो कौन सी टेक्निक यूज करेगी बच्चों, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शील यूज, ओके, दैट इज फॉर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी। दूसरा कौन सा था, TEM क्या था बच्चों, अगर उसको ट्रांसमिशन, अगर उसको पार्टिकल साइज देखना होता, अगर पार्टिकल साइज को मेजर करना होता तो TEM यूज करती, ठीक है।
तो रिधिमा विल यूज SEM, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. देन यू हैव विच नैनो मटीरियल इज यूज्ड इन टायर्स टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टायर्स. नाउ वी हैव स्टडीड अ प्रोसेस कॉल्ड वल्कनाइजेशन इन द प्रीवियस टॉपिक. पॉलीमर्स में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना, वो तो चार्ल्स गुडियर ने बनाया था. पर यहाँ पर हम लोग नैनो पार्टिकल, स्पेसिफिक नैनो मटेरियल की बात कर रहे हैं. वो है यहाँ पर देखो, स्पेसिफिक आपको आंसर मिलेगा. कार्बन ब्लैक इज अ नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल दैट इज यूज्ड इन टायर्स टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टायर्स. क्या मटेरियल है बच्चों? कार्बन ब्लैक. नाउ कार्बन ब्लैक एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आप लोगों को याद है कि नहीं, आई डोंट नो, प्रिंटिंग का इंक बनाने के लिए, शू पॉलिश बनाने के लिए, मैंने आपको एल्केन्स चैप्टर में कंबशन पढ़ा रहा था, तब बताया था, राइट, 11th में, कि जब अगर एल्केन्स को बर्न करते हो, कंबशन करते हो, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिला तो काला धुआं और काले पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जिसको आप कार्बन ब्लैक कहते हो, जो प्रिंटर का इंक और शू पॉलिश बनाने में काम आता है. और वही कार्बन ब्लैक बेसिकली अगेन छोटे पार्टिकल साइज में कहाँ यूज होता है? टायर्स की लाइफ इंक्रीज करने के लिए भी यूज होता है. ओके बच्चों, सो हियर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑब्वियसली कार्बन ब्लैक. है ना, रेसिस्ट पीपल, कार्बन ब्लैक. Okay, who was the scientist who discovered the scanning tunneling microscope? ये तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी खुद अभी गूगल किया, है ना. क्या है नाम देख लेते हैं. जर्ड बिनिंग, जर्ड और गर्ड, वॉट एवर यू वांट टू कॉल हिम, जर्ड बिनिंग एंड हाइनरिक Rohrer. These two scientists together worked on the scanning tunneling microscope, and please cancel the word discovered, make invented. Okay, of course they didn't discover it, they invented it. Gerd Binning, Gerd and Heinrich Rohrer. ठीक है, इन्होंने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाया पहली बार. ओके, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में. ओके, 1 नैनोमीटर कितने मीटर होता है बच्चों? तो ये तो सबको पता है ना, 10⁻⁹. 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है. तो 1 एंगस्ट्रॉम विल बी 10⁻1 नैनोमीटर. ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है वो नैनोमीटर से भी कम होता है. ठीक है, और एक लास्ट चीज जो आपको एक बार थोड़ी सी समझ लेनी है, वो ये है ना, ये सबके फुल फॉर्म्स, ये सब एब्रिविएशन के फुल फॉर्म. XRD क्या था? एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्टोस्कोपी, है ना. TEM क्या था? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. STM क्या था? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. अच्छा, माइक्रोस्कोपी नहीं बोलना है, माइक्रोस्कोप बोलना है. क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पूछा उन्होंने, टेक्निक नहीं पूछी है, इंस्ट्रूमेंट पूछा, तो माइक्रोस्कोपी नहीं बोलना. FTIR, Fourier ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टेक्निक, एंड ऑब्वियसली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM. राइट, उसके डेफिनेशंस हैं चारों, हमने ऑलरेडी मार्क कर लिए. फ्लावर इज एन एग्जांपल. विच फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग? ऑब्वियसली लोटस. और उसका बायोलॉजिकल नेम? नेलम्बो नूसीफेरा. ठीक है, ऑल्सो नोन एज बीजेपी का इलेक्शन सिंबल. यस, ठीक है. नीलम्बो नूसीफेरा में याद रखना प्लीज, पहला वाला जो वर्ड है वो कैपिटल होगा, नेक्स्ट वाला स्मॉल होगा. अब ये मुझे मत पूछना, ये बायोलॉजी का फंडा है. ठीक है, वो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजी का फंडा, वो छोड़ देना. अंडरलाइन कर लो, हमेशा नाम लिखने के बाद अंडरलाइन करना है. यहाँ पे दिया सनस्क्रीन लोशन. ठीक है, देख लो एक बार. सनस्क्रीन कंटेन्स नैनो पार्टिकल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड. ठीक है, ये लोग आपको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाते हैं. ठीक है, सनस्क्रीन. अगेन ये डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. मैंने आपको मेजॉरिटी सारे जो भी क्वेश्चंस जो आपको ढूंढने पड़ सकते थे या डायरेक्टली जो आएंगे वो भी सारे मार्किंग्स दे दिए.
तो इस चैप्टर में कोई भी आपके पास ये नहीं बचा कि भाई ये नहीं समझा या ये नहीं आया, जो भी है जस्ट फिनिश ऑफ लर्निंग पार्ट एंड खत्म कर दो इस चैप्टर को। ओके, इसको